जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। और आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम बात कर रहे थे 2016 का जो प्रश्न पेपर है उसको हल कर रहे थे और हम 100 प्रश्नों के लगभग हल कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। ऑप्शन है संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। तो इसमें कौन सा जो है वो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना जो है वो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। जबकि संवेगों का प्रबंधन करना, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, ये सब क्या है, जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसके तत्व हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे हैं अर्थात एडवांस जो ऑर्गेनाइजर जो प्रतिरूप है ये किसने दिया है। तो ऑप्शन है पियाजे ने, आशुबेल ने, रिचर्ड सचमैन ने या जॉन डुई ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आशुबेल ने। एडवांस ऑर्गेनाइजर जो प्रतिरूप है वो दिया है आशुबेल ने। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए छवि सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ऑडियो कैसेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वह अनुदेशन सामग्री नहीं है। जबकि छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी और ऑडियो कैसेट क्या है, एक अनुदेशन सामग्री है। क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक शिक्षण मशीन है। क्या है, एक शिक्षण मशीन है जो कि हार्डवेयर दृश्य में आती है, इसलिए यह ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वह अनुदेशन सामग्री नहीं है। जबकि छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी और ऑडियो कैसेट अनुदेशन सामग्री है। अगला प्रश्न है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं। समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंत वैयक्तिक संप्रेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो है अंत वैयक्तिक संप्रेषण। जो आत्म संप्रेषण होता है उसे अंत वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो स्वयं के साथ चिंतन करता है, जैसे कि डायरी लिखना, ये सब किस में आता है, अंत वैयक्तिक संप्रेषण में होता है। संप्रेषण में व्यक्ति स्वयं के साथ चिंतन करता है अंत व्यक्ति संप्रेषण में। समूह संप्रेषण क्या होता है, इसमें होता है वाद विवाद, परिचर्चा जो होती है वह समूह संप्रेषण में होती है। और जन संप्रेषण में जैसे कि टीवी होती है, मोदी जी के मन की बात है, यह जन संप्रेषण में आती है। और एक होता है अंतर व्यक्तिक, जो दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण होता है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण ही आत्म संप्रेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। तो ऑप्शन है प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति या उद्मितीकरण। तो यह प्रश्न जो है वो डिलीट किया जा चुका है आरपीएससी के द्वारा, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार के जनसंचार माध्यम में आएगी। तो दृश्य एक तरफा, दृश्य सर्वे एक तरफा, दृश्य सर्वे दो तरफा या दृश्य दो तरफा। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का आंसर होगा दृश्य और सर्वे दो तरफा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों तरफ देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस वाला भी डिलीट किया जा चुका है, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित हैं ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। सूचना संप्रेषण जो तकनीकी होती है उसमें ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना और एडुसेट के माध्यम से सीखना सभी को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ता वैयक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए,
अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कि विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि अधिगमकर्ता जो सीखने वाले होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, अपनी अपनी कमियां होती है। तो उस हिसाब से विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए शिक्षक को। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, वह कौन सा है? आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान या विकासात्मक प्रतिमान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा जो संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान है। इसका सर्वाधिक उपयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है। और एक इन्होंने दिया है, वो दिया है जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने संप्रत्यय व संप्राप्ति प्रतिमान दिया है और इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा है तो ये किसने दी है? ऑप्शन है जॉन ब्रूबेकर ने, N.L. गेज ने, एडमंड एमेडोन ने, H.C. मॉरिसन ने। बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा N.L. गेज ने परिभाषा दी है कि शिक्षण प्रक्रियाओं में जो पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें क्या होता है, दूसरों के व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। यह प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार, जो प्रजातांत्रिक शिक्षण होता है उसके व्यवहार की परिभाषा है जो गेज ने दी है कि इसमें पारस्परिक प्रभाव को सम्मिलित किया जाता है और दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य रखा जाता है प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार में। अगला प्रश्न, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या सापेक्षता का नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तत्परता का नियम। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, इसमें यह होता है तत्परता का नियम। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया है वे हैं अल्फ्रेड एडलर ने, सिगमंड फ्रायड ने, कार्ल जुंग ने या गार्डनर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिगमंड फ्रायड ने क्या किया है? मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने किया है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास के सिद्धांत के प्रदाता हैं क्लार्क एल हल, फ्रायड, मेस्लो या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्लार्क एल हल जो है वह प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाताएं देने वाले हैं। और ये प्रेरणा जो प्रबलन सिद्धांत है इसको सबलीकरण चालक न्यूनता सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी कहते हैं। किसको? जो प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत है इसको। और इसका प्रतिपादन कब किया था? 1915 में। 1915 में किया था। किस पुस्तक में? व्यवहार के सिद्धांत नामक पुस्तक में किया था। व्यवहार के सिद्धांत नामक पुस्तक में 1915 में प्रेरणा प्रबलन ह्रास के सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क एल हल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान हैं। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित हैं। शैक्षिक उद्देश्य जैसा कुछ नहीं है। शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विस्तृत होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो शिक्षण उद्देश्य हैं वह शैक्षिक उद्देश्य में ही अंतर्निहित होते हैं। ये कथन इसका सही है, बाकी तीनों कथन गलत है कि शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक जो उद्देश्य होता है उसी में अंतर्निहित होता है। अगला प्रश्न जो है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान में लक्ष्य उद्देश्य होता है, उद्देश्य एवं संरचना होती है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन होता है। तो ये शिक्षण प्रतिमान के सभी तत्व हैं। अगला प्रश्न, सही जोड़े का चयन कीजिए।
सही जोड़ेगा, मतलब जो सिद्धांत जिसने दिया है उसके सामने कौन सा सही दिया है ऑप्शन में। तो देखना है कि पहला जो है वो ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, तो ये कथन गलत है, ये जोड़ा गलत है। सुकरात ने निष्प्राप्ति शिक्षण प्रतिमान, ये भी गलत है। फ्लेंडर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ये भी गलत है। आशुबेल ने दिया है अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान, ये जोड़ा बिल्कुल भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आशुबेल, अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। और बात करते हैं यानी कि तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान जो है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किन्होंने दिया है, तो ये जो दिया है वो है लॉरेंस स्टोलुरो ने, लॉरेंस ने दिया है, लॉरेंस स्टोलुरो डेविस, इन दोनों ने दिया है। लॉरेंस स्टोलुरो डेविस ने दिया है। निष्प्राप्ति शिक्षण प्रतिमान किन्होंने दिया है, तो ये जेरोम ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने। और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है रॉबर्ट ग्लेशियर ने, रॉबर्ट ग्लेशियर, ग्लेशियर ने दिया है, रॉबर्ट ग्लेशियर ने। और आशुबेल ने अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। शिक्षक कक्षा में यही प्रयास करता है कि विद्यार्थियों को अनुभव दे, अपने विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर दे और विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीखने का अवसर दे, सहायक अधिगम वातावरण का निर्माण करे, ये शिक्षक कक्षा में प्रयास करता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन है वॉटसन व्यवहारवाद, जॉन डुई संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास और वर्दिमर गेस्टाल्टवाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा जॉन डुई संरचनावाद, ये युग्म सही नहीं है, ये गलत है। जबकि वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है, वर्दिमर ने गेस्टाल्टवाद दिया है। तो संरचनावाद किन्होंने दिया है, संरचनावाद जो है ये संरचनावाद का प्रतिमान दिया है विलियम वुंट टिचनर ने। किन्होंने दिया है, विलियम वुंट टिचनर ने दिया है, टिचनर ने, विलियम वुंट टिचनर ने दिया है क्या, संरचनावाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है अपरिपक्वता, जिसका मानसिक स्वास्थ्य सही होता है और वो सहनशील होता है, सामंजस्य की योग्यता होती, आत्मविश्वास भी होता है, लेकिन अपरिपक्वता ये मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश दिया गया है और इसके आधार पर हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज जब गद्यांश आता है आप अपने पेपर में कोशिश करें कि पहले प्रश्न को पढ़ लें। जैसे कि इसमें एक पहला प्रश्न है कि भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि। और दूसरा प्रश्न है गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे हैं। अब इसके बाद फिर पैसेज को पढ़ें आप। गंगा नदी भारत के 3 राज्यों से गुजरती है, यह है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। तो पहले ही प्रश्न का आंसर तो यहाँ आ गया कि गंगा नदी भारत के 3 राज्यों से गुजरती है, यह है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ संपन्न तथा हरा भरा है। इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे फैले हुए हैं, जिनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पेयजल भी गंगा तथा उसके किनारों के माध्यम से प्राप्त होता है। गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत आदि में गंगा की पवित्रता कथित है। भारत के अनेक तीर्थ गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अब देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि गंगा के कारण क्षेत्र उपजाऊ है। गंगा यहाँ होकर गुजरती है, यहाँ के लोगों को पेयजल गंगा देती है। गंगा यहाँ की पवित्र नदी है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गंगा यहाँ से होकर गुजरती है, गंगा भारत के मध्य भाग से, इसलिए इसको गंगा का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न, गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे है। क्योंकि अनेक नगर गंगा के किनारे स्थित है।
क्योंकि गंगा लाखों लोगों की आजीविका का साधन है, क्योंकि गंगा 3 राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता कथित है। गंगा भारतीय संस्कृति का अंग इसलिए है क्योंकि गंगा जो है प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता कथित है। ये पद्यांश के आधार पर इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न है कि उपजाऊ का विलोम शब्द आप सभी जानते हैं, अनुपजाऊ। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? अनुपजाऊ होने वाला है। तो जब भी पैसेज आप करें तो सबसे पहले है कि पहले प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद ही आप गद्यांश पद्यांश को करें। अब अगला जो है ये अवतरण दिया गया है, ये पद्यांश। तो पहले प्रश्नों को देख लें। पहले जागे हैं से क्या तात्पर्य है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय से हमारी किस विशेषता का बोध होता है? विश्व को भारत का जय घोष करने को क्यों कहा गया है? हमारी दयालुता किन पंक्तियों से प्रकट होती है? अब पहले अब इसको पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इन प्रश्नों का आंसर देंगे। साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। अब पद्यांश के आधार पर इसका आंसर देते हैं। पहले जागे से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले जहाँ यहाँ सवेरा होता है, ज्ञान प्राप्ति हमें पहले हुई, विज्ञान के आविष्कार यहीं हुए, जीत का सवेरा यहीं हुआ। तो पहले जागे से तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्ति पहले ही सबसे पहले में भारतवासियों को हुई, इसलिए पहले जागे से इसका यह तात्पर्य आंसर होगा। अगला प्रश्न है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय से हमारी किस विशेषता का बोध होता है? दयालुता का, वीरता का, शरणागत वत्सलता का या ज्ञान प्राप्ति का? तो इस जो पंक्ति है इससे हमारी वीरता का जो है विशेषता का बोध होता है कि हाँ हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय। अगला प्रश्न विश्व को भारत का जयघोष करने को क्यों कहा गया है? हमारे परंपरा से चले आ रहे गुणों के कारण, हमारे समृद्ध रहन सहन के कारण, हमारी जीतने की शक्ति के कारण या हमारे सुरपति तक पहुंचने की सामर्थ्य के कारण? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे परंपरा से चले आ रहे गुणों के कारण ही भारत को विश्व को जो है भारत का जयघोष करने को कहा गया है। अगला प्रश्न हमारी दयालुता किन पंक्तियों से प्रकट होती है हमें प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा। तो बताओ, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा, इस पंक्तियों से हमारी दयालुता प्रकट होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में होता है। ये कथन सही है। कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का जो संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में होता है। कार्यसूची बैठक के साथ साथ बनाई जाती है। कार्यवृत्त में बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार दिए जाने चाहिए। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ये दूसरा कथन गलत है। कार्यसूची में बैठक के साथ साथ बनाई जाती है, ये कथन गलत है। कार्यसूची बैठक के साथ नहीं बनाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद है। तो उत्श्रृंखल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्प्रेष श्रृंखल है, ये इसका सही आंसर होगा। और मुख्य चंद्र में समास है, तो मुख्य चंद्र में समास होगा क्रमधार्य। मुख्य चंद्र में समास कौन सा होने वाला है? क्रमधार्य। ठीक है। अगले जो वीडियो में 20 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये 2016 का जो है पेपर वो हमने 5 भाग में पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले पेपर के बारे में बात करेंगे और जल्दी ही जो भक्ति काल की जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी 5000 वाली, उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो और तैयारी अच्छे से करते रहिए। बहुत जल्द नई वैकेंसी भी आने वाली है। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको और अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।